हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ जी, तो हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है। चैप्टर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, फर्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो पहले तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या? ठीक है। मैनेजरियल और इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल यानी कि मैनेज करना, इकोनॉमिक्स यानी कि जो भी बिजनेस की प्रैक्टिसेस है, जो भी बिजनेस में कर रहे हैं, जब हम उसको मैनेज करते हैं तो हम उसको बोलेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये आ गए, सबसे पहले आ गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हाँ जी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है? जब हम एक अल्टरनेटिव को छोड़कर जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं और जिसको हमने छोड़ा है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कोस्ट होगी। ठीक है। लाइक आप जॉब कर रहे हो, आपको 10,000 वाली नौकरी मिल रही है, नेक्स्ट आपको 15,000 वाली नौकरी आ गई। तो जो 15,000 वाली नौकरी और 10,000 नौकरी में से जो आप चूज कर रहे हो, तो जो पीछे रह गई वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। यानी कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी थी, एक तो आपने ले ली, जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपने ले ली। ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट बन रही है लाइक 15,000, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव से आपको मिल रही है। देन मैनेजरियल एनालिसिस सेकंड प्रिंसिपल है, यानी कि एनालाइज करना, जो भी मैनेजरियल का वर्क हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट्स हो रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट जो बढ़ रही है। ठीक है, उस सबको मैनेज करना। देन डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जो है वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, कभी कभी कस्टमर की प्रेफरेंस की वजह से, कभी कभी फैशन ही चेंज हो जाता है तो उसकी डिमांड चीज की अपने आप ही कम हो जाती है। ठीक है। एकदम से सलवार सूट की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर कुछ नया ट्रेंड आ जाता है तो उसकी डिमांड वापस से कम हो जाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो वो मेन प्रिंसिपल है इकोनॉमी का। देन मैनेजरियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जो हमारी सेटिस्फेक्शन जो हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरी करने की पावर होती है, सेटिस्फेक्शन पावर जो होती है। ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं ये, इसका मतलब क्या है? जब भी हम कुछ एक एडिशनल यूनिट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है, वो क्या होती जाती है? वो फुलफिल होती जाती है, तो हमारी उस चीज के लिए डिमांड जो है वो कम होती जाती है। लाइक मैंने एक रोटी खाई, मेरी सेटिस्फेक्शन उससे 100% फुलफिल होगी, सेकंड खाऊंगी 90% पे शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे करते करते मेरी कैपेसिटी 3 रोटियों की है अगर, तो मैं 3 रोटियां खा लेती हूँ, तो चौथी रोटी मैं खाऊंगी? नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो एक एडिशनल हो जाएगी, मुझे बर्डन लगेगा। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक एडिशनल यूनिट से, ठीक है,
आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, गिरती जाती है आपकी हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये तो पता ही है बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देन टाइम पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव क्या है, टाइम के बेस पे भी इकॉनमी चलती है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। मैनेजर को पूरा प्लान करना चाहिए, प्लान करके काम करना चाहिए। देन इक्वी मार्जिनल एलोकेशन, यानी कि सबको इक्वी मार्जिनल रिसोर्सेज मिले, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उसका इक्वल बेनिफिट्स हो सबके लिए। देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये तो पता ही है हर बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी इंक्लूड होती ही होती है। देन इंक्रीमेंटल रिसोर्सेज यानी कि कुछ चेंज पे फोकस करना, कुछ नया इंप्लीमेंट लेके आना, कुछ नया इनोवेशन लेके आना, उसको हम बोलेंगे कि एक स्मॉल स्मॉल से चेंज का पूरे जो कंपनी है उस पे क्या इफेक्ट पड़ा। जब हम वो चेक करेंगे तो उसको बोलेंगे हम कि ये प्रिंसिपल है इंक्रीमेंटल रीजनिंग का। ठीक है, चेक करना। जैसे हम कभी कभी किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उसको एकदम से कैलकुलेशन दे देते हैं करने को। क्यों? हम उसको एक एक चेंज देकर ये जानना चाह रहे हैं कि वो इस कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ मार्केट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। प्रिंसिपल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान पे रखना कि किस स्ट्रक्चर में मार्केट वर्क कर रही है, परफेक्ट मार्केट है या मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है। ठीक है, ये मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगी आपको कौन सा होता है। ठीक है, मोनोपोली मेनली क्या होता है, जिसमें एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। ठीक है, मोनोपोली है उसकी। जैसे हम बोलते हैं रिलायंस वालों की मोनोपोली है, टाटा वालों की मोनोपोली है। ठीक है, उससे टक्कर लेने वाला ब्रांड नहीं है कोई। ठीक है, जैसे एप्पल, एप्पल मोनोपोली पे चल रहा है, एप्पल की मोनोपोली है, एप्पल के मोबाइल के आगे किसी भी कंपनी का मोबाइल जो है वो वर्क नहीं करता, वो ब्रांड जो है वो अलग ही है, उसकी अलग ही मोनोपोली है। वो अपने एप्पल के फोन के लिए चाहे आपसे 10 लाख मांग ले, ठीक है, तो उसके फिर भी सेलर देंगे उसको प्राइस। देन प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक को जितना खींचते हैं वो उतना ही बड़ा होता जाता है। इसी तरह ये क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, जब भी डिमांड और सप्लाई चेंज होती है उसकी वजह से, किसकी वजह से चेंज होती है ये, इनकम, प्राइस, ठीक है, या फिर जो भी यूजर्स हैं उनकी प्रेफरेंस, फैशन, सब्सिट्यूट गुड्स, इन सब की वजह से अगर डिमांड और सप्लाई पे जो भी फर्क पड़ता है, वो फर्क कैसा पड़ा है, ठीक है, वो फर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब वो खुला है, मतलब इलास्टिक बड़ा है या इलास्टिक कम हुआ है, दैट इज इलास्टिसिटी। देन आ गया, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फर्म्स, विच ऑफ देम इज द मोस्ट कॉमन। कितनी तरह की फर्म्स होती हैं और सबसे कॉमन फर्म्स कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली फर्म आ गई हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जब सिर्फ एक ही इंडिविजुअल सारा का सारा बिजनेस रन कर रहा है, एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी अपना है सारा बिजनेस, वो सोल प्रोप्राइटर हुआ। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल रिटेल शॉप, जो आपके घर के आसपास करियाने की शॉप्स होती हैं, वो क्या है, वो स्मॉल प्रोप्राइटरशिप होती है उनकी, यानी कि वो उनका घर, उनकी दुकान है, वो खुद ही रन कर रहे हैं उसको, एक ही पर्सन। देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपको पता है जब दो लोग आपस में इकट्ठे मिलके, ठीक है, प्रॉफिट और लाइबिलिटी को शेयर करते हैं, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो भी सब आपस में बांटते हैं, और अगर कोई लाइबिलिटी आ गई, यानी कि मान लो उन्होंने कंपनी स्टार्ट करने के लिए लोन लिया था, 10 लाख का लोन लिया उन्होंने, तो वो 10 लाख क्या होगा, दो पार्टनर हैं तो 5-5 लाख दोनों देंगे। ठीक है, यहाँ जितनी भी उन्होंने शेयर अपनी रखी होगी,
कि मैं 5:3 में वर्क होएगा, 7:3 में वर्क होएगा, कि 5:5 में वर्क होएगा। जितनी भी रेशो रखी होएगी, उसी रेशो में उनका शेयर भी प्रॉफिट होएगा, उनका प्रॉफिट भी शेयर होएगा और उनकी लाइबिलिटी भी शेयर होएगी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है लॉ फर्म्स, एजेंसीज, बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जो, वो भी क्या होती हैं, वो पार्टनरशिप में होती हैं। देन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी। कंपनी क्या है? एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, यानी कि ऑनर अलग है और कंपनी अलग है, ठीक है। अगर मैं रतन टाटा का नाम लेती हूँ तो वो रतन टाटा है, ठीक है, और अगर मैं टाटा का नाम लेती हूँ इट मीन्स वो टाटा कंपनी का है। कंपनी और रतन टाटा दोनों अलग अलग है, चाहे वो उसकी ऑनर है, लेकिन दोनों कंपनी और पर्सन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है मल्टीनेशनल कंपनीज, कोई भी कंपनीज ले लो आप, या फिर बैंक। बैंक क्या खुद का नेम है बैंक का, चाहे उसको कोई एक ऑनर होगा उसका भी, लेकिन कोई तो रन कर रहा है ना बैंक को, ऑनर तो होगा ही उसका, लेकिन बैंक किसके नाम से चलता है? अपने खुद के नाम से चलता है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या है? इसमें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करते ही इसलिए हैं ताकि कंपनी की लाइबिलिटीज को बांट सके। ये कंपनी बनी ही इसलिए होती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि इसमें लाइबिलिटी फिक्स्ड होगी, ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी। देन कॉर्पोरेटिव्स, कॉर्पोरेटिव्स क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, तो वो कौन सी हो गई? कॉर्पोरेटिव्स हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रेडिट यूनियन। देन स्टेट ऑन ओनरशिप, स्टेट ऑन ओनरशिप क्या है? बिजनेस ऑन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट उसको रन कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। जे लाइक रेलवे, पोस्टल सर्विस यानी कि पोस्ट ऑफिस जो भी है, वो सब कौन रन करवाता है? वो सब गवर्नमेंट रन करवाती है। तो वो कंपनीज, ये जो रेलवे है, वो कौन सी एंटरप्राइजेस में आता है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। देन हाउ वाज द पब्लिक सेक्टर यूनिट हेल्प्स द इंडियन इकोनॉमी? ये जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट है जो, वो किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में हेल्प कर रही है? कैसे कर रही है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके, इंडस्ट्रीज बिल्ड करके, ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, रीजनल डेवलपमेंट करके, ठीक है, लाइक स्टील प्लांट्स इन बिलई एस्टेब्लिश इन लेस डेवलप्ड रीजन, प्रमोटिंग रीजनल ग्रोथ। रीजनल डेवलपमेंट किया उन्होंने। रीजनल डेवलपमेंट यानी कि उस एरिया में भी प्लांट लगाना जिस एरिया में कोई जाता ही ना हो, ठीक है। उससे क्या होगा? अगर वहां पे प्लांट लगेगा तो लोग वहां पर जाएंगे, तो उस जगह की क्या होगी? ग्रोथ होगी। इनहेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लेके आना, कहीं पे सप्लाई कम है, कहीं पे सप्लाई ज्यादा है, तो प्रॉपर स्टेबिलिटी लेके आना। सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट, सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करते रहना, एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देना, ठीक है। कैपेबिलिटी इन सेक्टर्स लाइक डिफेंस में कैपेबिलिटी लेके आना, हैवी मशीन्स, एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है हिंदुस्तान यूनियन, HAL ने क्या किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्या किया? हैव स्ट्रेंथिंग इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। देन सपोर्टिंग की सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, ये सब फैसिलिटी, सोशल सब ऑब्जेक्टिव्स, इनोवेशंस एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब चैलेंजेस, और चैलेंजेस क्या आए इनको? इनको चैलेंजेस आए इन्वेस्टमेंट का लैक। इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए थी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट की वजह से लोन नहीं मिल पाया इतना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा डिले प्रोसेस है, इस ये सब चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े। देन
हाँ जी, आपको कोई डाउट है? आप पूछ सकते हो। चैप्टर 1 में कोई डाउट है? हाँ जी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देन चैप्टर 2 आ गया, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंस दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट गुड में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। होते क्या हैं दोनों, देखो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन से हैं? द गुड आर कंज्यूम टुगेदर, द यूज इज वन इंक्रीज डिमांड फॉर द अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल तो लगेगा ही लगेगा। इट मीन्स कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हुए? द गुड्स विच रिप्लेस ईच अदर, यानी कि एक की जगह पे दूसरा। मान लो आज टी की प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ कोका कोला का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम लोग किस पे शिफ्ट हो सकते हैं? पेप्सी या थम्स अप। लोग क्या करेंगे? शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी और थम्स अप, बिकॉज पेप्सी और थम्स अप भी कोका कोला जैसी ही है, तो वो उसका सब्सिट्यूट है कोका कोला का। ठीक है, दोनों में फर्क पता चल गया, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट का। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन पॉजिटिव होता है, जबकि सब्सिट्यूट का नेगेटिव होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि अगर एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरा भी खरीदना पड़ेगा। अगर पेन की डिमांड बढ़ी तो रिफल भी खरीदना पड़ेगा। रिफल की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, बढ़ना यानी कि पॉजिटिव। और अगर एक की डिमांड घटी तो दूसरे की भी घट जाएगी, ये भी पॉजिटिव रिलेशन ही है कि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। नेगेटिव रिलेशन क्या होता है? ऑपोजिट चलना। अगर एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ा तो डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? पेप्सी पे। और पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? कोका कोला पे। ऑपोजिट जा रही है। ठीक है। Then if the demand is fixed but the supply of the product increase, what's happened to the equilibrium price and quantity? क्या बोल रहा है? अगर डिमांड क्या है? फिक्स है, लेकिन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट क्या है? वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि डिमांड हमारी सिर्फ 10 यूनिट की है, लेकिन हम बना 20 यूनिट रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पर प्राइस के और क्वांटिटी के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? In every market, the focus of demand and supply govern how resources are allocated. Price are set, quantities are exchanged. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? किसी भी सप्लाई और डिमांड प्राइस पे, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्राइस एंड quantity emerge from the interaction of these resources, reflect a balance where the quantity demanded equal the quantity supplied. However, in scenario where demand is fixed and supply increase, वो कह रहे हैं अगर डिमांड फिक्स है, वही हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा, अगर डिमांड फिक्स है और सप्लाई बढ़ रही है तो बैलेंस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या आएगा? इकोनॉमी में implications आएंगे। फिक्स डिमांड रेफर्स टू situation where the quantity demanded remain constant regarding the price change. The regions can stem from customer habits. ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर डिमांड जो है फिक्स है हमारी और सप्लाई हमने बढ़ाई है, तो जो चेंज है वो सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम आ सकता है किसकी वजह से? ड्यू टू द फैशन, ड्यू टू द कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, कंज्यूमर की कंजप्शन पावर, इन सब पे भी क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। देन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन्होंने बता दिया। डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगा एंड इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिक्स डिमांड है, इंक्रीज सप्लाई है।
वर्टिकली ये डिमांड कर्व शो कर रहे हैं और यहाँ पे वो आपको सप्लाई कर्व शो कर रहे हैं। द मार्केट क्लियरिंग प्राइस एट विच सप्लाई इक्वली डिमांड्स। ये वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल, डिमांड और सप्लाई इक्वल है ये प्राइस पे, ठीक है। देन डिमांड हमारी कम हो रही है और सप्लाई हमारी बढ़ रही है। बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारा टाइम ये वाला हो जाएगा। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो डिमांड और सप्लाई जो है वो किस किस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आ गया प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या शो करती है? अ फिक्स्ड डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी इज जीरो। कंज्यूमर डू नॉट इंक्रीज देयर परचेज रिगार्डिंग ऑफ प्राइस ड्रॉप। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या कह रहा है कि प्राइस जो है वो, प्राइस का डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है किसी भी केस में। मतलब इस केस में जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात चल रही है, ठीक है। रिमेन विल बी कंटिन्यू टुमारो बिकॉज अभी 1 मिनट लेफ्ट है मीटिंग को, तो अभी पढ़ाऊंगी तो वो छूट जाएगा, ठीक है। यस हाँ जी, मैम। इंपॉर्टेंट मैम, क्वेश्चंस हैं, ये आपको मिल जाएंगे। मैम डेली क्लास होगी? हाँ जी, डेली क्लास होगी 9 to 10। बी ओके, प्रेजेंट, ओके। थैंक यू मैम। ओके।